इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस को इंसाफ लेते लेते 6 साल का अरसा गुजर गया और आखिरकार उनको इंसाफ मिल गया। ये मरियम नवाज का हल्का खुलवा लें, शहबाज शरीफ का हल्का खुलवा लें, नवाज शरीफ का हल्का खुलवा लें, तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही क्यों हार रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ही दोबारा गिनती के अंदर क्यों जीत रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने एक पेश गोई की थी जो कि 100% दुरुस्त साबित हुई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। मैं सोच रहा हूं कि आज का विलाग शुरू करने से पहले आपको एक पंजाबी की कहावत सुना दूं। वो क्या कहते हैं कि ईदो बाद तंबा फूकने। ये मैंने कहावत आपको क्यों सुनाई है ये अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस को इंसाफ लेते लेते 6 साल का अरसा गुजर गया और आखिरकार उनको इंसाफ मिल गया। मतलब इंसाफ मुहैया करने वाले को जब खुद इंसाफ लेने की जरूरत पड़ गई तो उसको 6 साल तक इंतजार करना पड़ा। ये क्या माजरा था, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और इसके अलावा कल की वीडियो में मैंने एक पेश गोई की थी और वो पेश गोई 100% दुरुस्त साबित हो गई है। उसको भी डिस्कस करेंगे कि आखिर वो पेश गोई मैंने क्या की थी। और इसके अलावा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो जीतने वाले उम्मीदवार थे वो हार रहे हैं और जो हारे हुए थे वो जीत रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या माजरा चल रहा है। मतलब कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सिर्फ वही जीत रहे हैं दोबारा गिनती में, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं जीते हुए, वो जो जीते हुए थे उनको हराया जा रहा है। मुसलसल कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं। इधर हमारे गुजरांवाला में भी कुछ दिन पहले ये वाकया हुआ कि जो तहरीक इंसाफ का जीता हुआ बंदा था उसको हरा दिया गया और जो हारा हुआ बंदा था उसको दोबारा गिनती में जितवा दिया गया। यही एक मामला NA 154 लोधरा में हो गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो हारा हुआ उम्मीदवार था उसको जता दिया गया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीता हुआ उम्मीदवार था उसको हरा दिया गया है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही क्यों हार रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ही दोबारा गिनती के अंदर क्यों जीत रहे हैं। मतलब थोड़ा उल्टा भी तो हो सकता है ना कि किसी जगह पे मुस्लिम लीग नून का बंदा जीता हो और दोबारा गिनती में वो हार जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल अजीब बात है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही हार रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है। अच्छा, मैं कहता हूं कि ये दोबारा गिनती वाला जो मामला है इसको जरा खुले दिल के साथ तस्लीम क्यों नहीं कर लेते। मतलब तमाम हलके जो हैं वो दोबारा खुलवा लें, दोबारा उनकी रीकाउंटिंग करवा लें, तो मेरा ख्याल है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा था और कौन हारा था। मैं कहता हूं अगर आप ज्यादा दूर ना भी जाएं, सिर्फ ये मरियम नवाज का हल्का खुलवा लें, शहबाज शरीफ का हल्का खुलवा लें, नवाज शरीफ का हल्का खुलवा लें, तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। और आई एम श्योर कि अगर इनके हल्के खुलवा लिए गए और इनकी रिकाउंटिंग हो गई तो ना वजीर आजम रहेगा, ना वजीर आला रहेगी, और नवाज शरीफ साहब तो खैर जाने वाले लंदन में, उनका तो यहाँ पे कुछ है कोई नहीं, वो भी हार जाएंगे, तो बात खत्म। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बहरहाल बह रही है क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग नून की सीटें बढ़ा दी जाए और तहरीक इंसाफ की सीटें कम कर दी जाएं। अच्छा, एक बात और भी समझ नहीं आ रही कि दोबारा गिनती में ये क्या ड्रामा हो रहा है। क्योंकि जब एक दफा काउंटिंग हो गई, फॉर्म 45 इशू कर दिया गया, फॉर्म 47 जारी कर दिया गया, असेंबली के अंदर ओथ हो गया, इलेक्शन जितने भी हुए हैं स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, सारे इलेक्शंस में वोटिंग हो गई, तो अब दोबारा गिनती के अंदर ये एक नया तमाशा सामने आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए लोग हैं वो हार रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के जो हारे हुए लोग हैं वो जीत रहे हैं। ये जी NA 154 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती से के दौरान नून लीग उम्मीदवार अब्दुर्रहमान खान कांजू कामयाब हो गए हैं। उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन बहरहाल जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार राना फराज नून थे, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन बहरहाल वापस ले लिया है। अच्छा, बात कर रहा था पेश गोई के हवाले से। कल की वीडियो में मैंने एक पेश गोई की थी जो कि 100% दुरुस्त साबित हुई। मैंने ये कहा था कि सनम जवेद के सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। क्योंकि जब इन्होंने अपने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए थे तो वहां से ये रिजेक्ट हो चुके थे और दोबारा इसकी अपील इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास की गई थी। इसकी समाअत कल हुई लेकिन फैसला महफूज कर लिया गया, फैसला नहीं सुनाया गया, जो कि आज फैसला सुनाया गया। तो मैंने कल की वीडियो में ये कहा था कि जिस तरह की ये सूरत हाल बताई जा रही है कि सनम जवेद ने अपने कागजात नामजदगी जब जमा करवाए तो उसने उसके पास एक प्लाट था जिसका उसने जिक्र नहीं किया, लेकिन जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास गए
तो वहां पे उसने कहा कि मेरे पास तो ऐसा कोई प्लाट है ही नहीं, मैं किसका जिक्र अपने कागजात नामजदगी में करती। तो मैंने ये कहा था कि ये बात सही है कि सनम जावेद के पास कोई ऐसा प्लाट मौजूद नहीं है कि जिसका जिक्र वो अपने कागजात नामजदगी में करती। तो मैंने कहा था कि सनम जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे और सेनेट का इलेक्शन लड़ने की उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इजाजत मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ मैंने ये भी कहा था कि जुल्फी बुखारी को इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उसमें उसने अपनी दोहरी शोहरियत को छुपाया हुआ था। मतलब जब पहली दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कागजात नामजदगी जमा करवाए, उस वक्त उसके पास दोहरी शोहरियत थी, मतलब वो पाकिस्तानी शहरी भी था और इसके साथ साथ वो इंग्लैंड के शहरी भी था। तो उसके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए इसी वजह की बुनियाद पर। जब उसको पता चला कि मैं जब तक मेरे पास एक सिंगल यानी पाकिस्तानी शोहरियत नहीं होगी, मेरे कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास गया, मीनवाइल उसने इंग्लैंड की अपनी शोहरियत को खत्म किया, उसका एक सर्टिफिकेट भी साथ लगाया, तो अपील फाइल कर दी। तो मैंने इसमें यह कहा था कि सनम जावेद का केस थोड़ा डिफरेंट नोयत का है, उसके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे, लेकिन जुल्फी बुखारी का केस थोड़ा सा इससे हट के है, उसके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे। बहरहाल जुल्फी बुखारी जो है वो इस वक्त इलेक्शन से बाहर है, सेनेट का इलेक्शन वो नहीं लड़ सकता। आगे देखेंगे अपील के अंदर जब हाई कोर्ट में जाता है तो फिर उसको डिस्कस करेंगे क्या सूरत होती है। बहरहाल एट द सेम टाइम सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि एक जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनको मुअत्तल कर दिया गया था, अब उनको 6 साल गुजरने के बाद इंसाफ मिल गया है। मतलब जब उनको मुअत्तल किया गया, उसके बाद उन्होंने एक अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाई और वो उसका इंतजार करते रहे कि कब उसकी समाअत हो। कई बार चीफ जस्टिस साहबान को वो खतूत भी लिख चुके थे कि मेरे अपील की जितनी जल्दी हो सके समाअत की जाए, लेकिन आपको पता है कि हमारी अदालतें बहुत स्लो हैं और वो केसेस का जल्दी फैसला नहीं करती, बल्कि अक्सर तो ऐसा होता है कि बंदे मर जाते हैं, उसके बाद केसेस का फैसला होता है। अगर हम बात करें ना ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी मौत के 44 साल बाद उसके एक दफा फिर उसके केस का फैसला करते हुए कहा कि ये हमसे गलती हो गई थी। बहरहाल उसका भुट्टो साहब का ट्रायल फेयर नहीं हुआ। और अगर हम परवेज मुशर्रफ साहब की बात करें तो उसके भी दुनिया से जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि उसकी सजाए मौत जो है वो बरकरार रखी जाती है। तो हमारी अदालतें बहरहाल बड़ी स्लो हैं। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा फास्ट काम करने की जरूरत है, क्योंकि कानून का ये मंशा है कि देर से जो इंसाफ मिलता है ना, उसका मतलब यह है कि इंसाफ नहीं मिला। बहरहाल जी, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की बरतरफी का नोटिफिकेशन जो है वो कल अदम हो चुका हुआ है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को बरतरफ किया गया था 11 अक्टूबर 2018 को, और अपनी बरतरफी के खिलाफ उन्होंने एक अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई थी। अब उनके खिलाफ इल्जाम क्या था? उनके खिलाफ इल्जाम था सिर्फ और सिर्फ सच बोलने का। मतलब यह है कि अब पाकिस्तान में किसी बंदे को सच नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बंदा सही बात करेगा, सीधी बात करेगा, सच बोलेगा और जो असल हकायक हैं वो अवाम के सामने लेके आएगा, तो फिर उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे जज हैं, उनके अच्छे फैसले हैं, लेकिन उनका कसूर यह था कि उन्होंने सच बोल दिया। जब ये बात है 21 जुलाई 2018 की कि डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में एक तकरीर करने के दौरान सच उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा कि खुफिया अदारे अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं। आज तक पाकिस्तानी तारीख में जितने भी बड़े बड़े फैसले हुए हैं वो अदालतों के ज़्यादा फैसले नहीं है। मैं अपनी बड़ी वीडियोस के अंदर ये कह चुका हूं कि अदलिया को भी गुलामी की जंजीरें तोड़ने की जरूरत है। तो अब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से ये गलती हो गई, ये गुनाह हो गया कि उन्होंने ये कह दिया कि खुफिया अदारे अदालती मामलात पे असरअंदाज होते हैं और हमसे जबरदस्ती अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं। तो इसी वजह से उनके खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज दिया गया। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सिफारिश पर उनको ओहदे से हटा दिया गया। तो बहरहाल अल्टीमेटली आज फैसला हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस अपील का फैसला करते हुए शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उनकी उम्र चूंकि अब 62 साल हो गई है, तो उम्र पूरी होने की वजह से उनको ओहदे पर बहाल तो नहीं किया जा सकता। बहरहाल उनको रिटायर्ड समझा जाए, मतलब कि रिटायर्ड हो जाने के बाद जो एक जज को, एक जस्टिस को मराहत मिलती हैं, वो सारी की सारी उन्हें दी जाए। अब यहां बात करने वाली ये है कि 6 साल गुजरने के बाद एक जस्टिस साहब को ये इंसाफ मिला है कि जो उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन किया गया था वो सही नहीं था, वो गलत था। इसका मतलब यह है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो कहा था वो दुरुस्त कहा था। मतलब कि जो उनको मुअत्तल किया गया उनके ओहदे से, वो गलत तौर पर मुअत्तल किया गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उनकी बरतरफी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए उनको रेस्टोर कर दिया है। चूंकि उनकी उम्र रिटायरमेंट की हो चुकी है,
लिहाजा उनको उनके ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको रिटायर्ड जज समझा जाएगा और जो भी मराहत एक जज को मिलनी चाहिए वो उनको दी जाएंगी। अब यहां क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस 6 साल के अरसे के दौरान उन्होंने जो तकलीफ उठाई, जिस करब से गुजरे, जितना इंतजार किया, जो उनके खिलाफ झूठा इल्जाम लगाकर उनको बरतरफ किया गया, उस जो तकलीफ से गुजरे, उन पर जो झूठा इल्जाम लगाया गया, उनकी फैमिली ने कितना सफर किया, उन्होंने कितना सफर किया, इसका हिसाब कौन देगा? तो बहरहाल मैं समझता हूं कि अदलिया को चाहिए कि दूसरे लोगों के मरने का इंतजार ना करें कि फलां बंदा मर जाएगा तो उसके बाद उसके केस का फैसला करेंगे या उसके मरने के बाद उसको इंसाफ मुहैया करेंगे। अदालतों को कोशिश करनी चाहिए कि इंसाफ जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं, क्योंकि देर से दिया गया इंसाफ कोई इंसाफ नहीं होता, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। देर से दिए गए इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि ऐसा ही है जैसे कि इंसाफ नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।